नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है उससे कुछ धर्मगुरु गुस्से में हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 1008 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को दावा किया कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। ये हिंदू मान्यताओं और परंपरा के विरुद्ध है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत में राजा और धार्मिक नेता हमेशा अलग अलग रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है। ये परंपराओं के खिलाफ है और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिलहाल अयोध्या में गर्भगृह का फर्श बन चुका है और उस पर खंभे खड़े हो चुके हैं। मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में परंपराओं के अनुरूप नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और वीएचपी के वरिष्ठ नेता चंपत राय पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए और मंदिर को रामानंद संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। बता दें कि चंपत राय ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय के लोगों का है, उनका नहीं। सरस्वती ने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है तो ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों को दे दिया जाना चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। संत ने कहा वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बस उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि वो किसी भी ऐसी चीज में भाग न लें जो धर्म विरोधी हो। राम मंदिर को लेकर पुरी के 145 में जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा वो उस स्थिति में अयोध्या नहीं जाएंगे। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मोदी जी समर्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं फिर वहां क्या ताली बजाऊंगा। उन्होंने कहा कि लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर रहे हैं तो धर्माचार्य के लिए अयोध्या में करने के लिए क्या बचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो योग सिखाना हो और अब प्राण प्रतिष्ठा करना हो, जो साधु संतों द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि संत ने पीएम मोदी द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में खुद को पेश नहीं करने और सनातन धर्म को पूरा सम्मान दिखाने के लिए तारीफ भी की। आज शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने वाला है। उससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बयान दिया है। कहा जा रहा है कि उनके बयान ने हिंट दे दिया है। उन्होंने शिंदे से मिलने पर कहा, इस प्रकार के आरोप केवल दबाव डालने के लिए किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव ठाकरे इस बात की जानकारी रखते होंगे कि एक विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से किन कारणों को लेकर मिलता है। एक विधायक होने के नाते भी कई काम होते हैं जिसको लेकर मेरी उनसे चर्चा होनी थी। ये चर्चा 3 तारीख को होने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के चलते हम मिल नहीं पाए और इसीलिए बाद में मुलाकात की। बता दें कि राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे से रविवार को मिले हैं, जिसको लेकर बवाल हो गया। ठाकरे गुट ने कहा कि क्या कोई जज फैसला देने से पहले आरोपी से मिल सकता है। दोनों के बीच हुई मीटिंग को लेकर उद्धव गुट की तरफ से नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर कर दिया गया। वहीं नार्वेकर ने कहा, रही बात कोर्ट जाने की तो ये उनका संवैधानिक अधिकार, फैसले के ऊपर सही समय पर बात की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर पर देर करने का आरोप लगाया और कहा कि अध्यक्ष मामले को और आगे बढ़ाने के लिए फैसले को पढ़ने में देरी कर सकते हैं। ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को उचित समय सीमा के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था। इसने 31 दिसंबर की समय सीमा दी थी, जिसे बाद में 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से सुनवाई आगे बढ़ी है उससे देरी की रणनीति की झलक मिलती है। ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा है, अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने से 3 दिन पहले स्पीकर का एकनाथ शिंदे से मिलना बेहद अनुचित है। अध्यक्ष को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना जरूरी होता है। ठाकरे के सहयोगी और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने भी स्पीकर नार्वेकर के शिंदे से मिलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी मामले की सुनवाई कर रहा कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलता है जिसके खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही हो तो ये संदेह की गुंजाइश छोड़ देता है। शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर फैसला आने वाला है। उससे पहले संजय राउत ने कहा है कि हमारा कहना है इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बैठे हैं, वो हमारे हिसाब से एक अपराधी हैं। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री 12 जनवरी को महाराष्ट्र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है, उन्होंने कहा कि संविधान कहता है ये सरकार गैर कानूनी है। संविधान के हिसाब से फैसला हो तो सरकार गैर कानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है। फिर भी पीएम यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब पीएम को फैसले के बारे में जानकारी है।
कांग्रेस ने यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी से पहले दौर की बातचीत पूरी कर ली है। दूसरे दौर की बैठक 12 जनवरी को बुलाई गई है। मंगलवार को ही इस बैठक में दोनों दलों ने महत्वपूर्ण सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की। अब दोनों दलों के नेता अपने अपने आलाकमान को इसकी रिपोर्ट देंगे। वहां से जो भी संकेत मिलेगा उस पर 12 जनवरी को अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 जनवरी को पार्टी विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ लखनऊ में बैठक की। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों पर पार्टी नेताओं से सीलबंद लिफाफे में सुझाव लिए। यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बात करते हुए भाजपा को ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। अखिलेश ने विधायकों सहित पार्टी नेताओं को बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का निर्देश दिया। उनका मंत्र स्पष्ट है, जीतने के लिए बूथ जीतना महत्वपूर्ण है। वहीं अखिलेश ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ 5 साल का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। हमें भाजपा को हराने में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। 2024 का चुनाव न केवल भारत के भविष्य के 5 साल तय करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करेगा। हमें भाजपा को हराकर भारत में लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा। भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी को शरद पवार का साथ मिला है। शरद पवार ने कहा, यह अस्वीकार्य है कि किसी दूसरे देश के किसी पद पर बैठे व्यक्ति ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की हो। पवार ने कहा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर किसी अन्य देश का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। बिल्किस बानो के दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा था। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दोषियों के सरेंडर करने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दाहोद के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने बताया है कि दोषी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। एसपी ने बताया कि दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं है, उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। 23 साल पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का फैसला सुनाया है। इस मामले को लगभग 23 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अब इस मामले में हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें, उमर खालिद पर पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। सरकारी डॉक्टरों ने बताया है कि कैसे एआई स्टार्टअप की सीईओ सुचाना पीठ ने अपने 4 साल की बेटी की हत्या की। उन्होंने बताया है कि सुचाना ने गोवा के होटल में तौलिया या तकिए का इस्तेमाल किया होगा। ये घटना 6 से 8 जनवरी के बीच की लगती है, यानी टैक्सी में शव रखने से करीब 36 घंटे पहले उसकी हत्या की गई लगती है। कर्नाटक में पोस्टमार्टम करने वाली सरकारी डॉक्टर कुमार नाइक ने कहा, उसका गला दबाया गया है या गला घोंटा गया है। वहाँ कोई घाव या संघर्ष के निशान नहीं है। इसमें तकिए या तौलिए का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर के अंगों का अकड़ना ये दर्शाता है कि कथित हत्या में कम से कम 36 घंटे पहले हुई थी। बता दें, सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से उस समय पकड़ा गया जब वो कथित तौर पर अपने बेटे के शव को एक बैग में भरकर कैब में भागने की कोशिश कर रही थी। अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने बुधवार को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होकर निवेश के लिहाज से बड़े ऐलान कर दिए। अंबानी ने भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करने की घोषणा की, तो अडानी ने प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बात कह दी। गौतम अडानी ने बुधवार को निवेश की घोषणा की, जो मुख्य रूप से एक हरित ऊर्जा पार्क के निर्माण में होगा, जो अंतरिक्ष से दिखाई देगा। गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, इस निवेश से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले शिखर सम्मेलन में किए गए 55,000 करोड़ रुपए में से अडानी समूह पहले ही 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। अंबानी ने कहा कि रिलायंस हमेशा एक गुजराती कंपनी थी, है और रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा, रिलायंस ने पिछले सिर्फ 10 वर्षों में भारत भर में विश्व स्तरीय संपत्ति और क्षमताएं बनाने में 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसमें से 1/3 से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया गया है। उन्होंने कहा, रिलायंस गुजरात को हरित विकास में वैश्विक नेता बनाने में योगदान देगा। हम 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से गुजरात की आधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य में मदद करेंगे।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।